द डार्क एंड द विकेड 2020 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म जिसे ब्रायन बर्टिनो ने डायरेक्ट किया है। द डार्क एंड द विकेड को IMDb पे मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 90% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 72 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द डार्क एंड द विकेड मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म के थीम्स और इसकी एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत एक रूरल फार्म में होती है जो कि टेक्सास में होता है और यहाँ हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि सुबह सुबह कुछ सिलाई का काम करते हुए प्रेयर्स गा रही होती है। उस कमरे में कुछ आवाज़ें आती हैं पर वो उन पर ध्यान नहीं देती और अपने बीमार पति के पास जाती है जो कि बेड रिडन होते हैं। हमें यहाँ वुल्व्स के हाउल करने की आवाज़ आती है और फिल्म का जनरल एटमॉस्फेयर रिवील करता है कि कैसे वो बूढ़ी औरत उस घर में अकेली और डरी हुई सी रहती थी। हम व्यूअर्स उस घर के पास बने बांध को देख पाते हैं जहां जोर जोर से आवाजें आती है और सारे एनिमल्स घबरा रहे होते हैं। तभी एनिमल्स के बीच हमें पल भर के लिए एक डीमन की आकृति दिखती है जिससे हमें यह पता चल जाता है कि उस घर में वो बूढ़ी औरत इतनी डरी डरी क्यों रहती थी। खैर, अगले सीन में वो बूढ़ी औरत किचन में होती है जहां वो कुछ सब्जी काट रही होती है। तभी उनके पीछे एक चेयर अपने आप मूव करने लगता है जो कि शायद उसी एंटिटी ने किया था। तो अगले दिन उस औरत के दोनों बच्चे लुइस और माइकल वहां आते हैं क्योंकि उनके पिता की तबीयत खराब थी और वो उनसे मिलने आए थे। लेकिन उनके और उनकी मॉम के इंटरैक्शन से हमें पता चलता है कि उनमें प्यार और अपनेपन की भावना नहीं थी और वो सभी बहुत डिस्कनेक्टेड थे। इतना ही नहीं, ये औरत उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है और वो कहती है कि उन्हें वहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके अलावा क्योंकि उस औरत को पता था कि उस फार्म में कोई इविल एंटिटी है तो हो सकता है कि वो अपने बच्चों को इन सब से दूर रखना चाहती थी, लेकिन वो अपने बच्चों को एंटिटी के बारे में कुछ नहीं बताती। लुइस और माइक को लगता है कि अकेलापन और सारा काम करने के कारण उनकी मॉम इतनी टायर्ड रहती हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को जब लुइस घर का दरवाज़ा बंद करती है तो मुड़ने पे वो देखती है कि डोर अपने आप खुल गया है और यहाँ फिर से हम व्यूअर्स उसी इविल एंटिटी को देख पाते हैं। लुइस अपनी मॉम को कहती है कि वहाँ कोई नहीं है, पर उसकी मॉम को पता था कि उस घर में इविल सुपरनैचुरल ऑकरेंसेस होते हैं। लुइस की मॉम किचन में सब्जी काटने लगती है और यहाँ वो माइक को हिंट करती है कि उस घर में सब कुछ नॉर्मल नहीं है और उसे वहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एज यूजुअल माइक उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। माइक के जाने के बाद वहां पर रखा चेयर अपने आप मूव करता है और वो औरत एक ट्रांस स्टेट में अपने फिंगर्स को काट देती है, जिसके बाद वो रोने लगती है। सच बताऊं तो जब भी हॉरर फिल्म में कोई सब्जी या काट रही होती है तो उसका उंगली कटना एकदम श्योर ही होता है। खैर, अगली सुबह लुइस और माइक को उनकी मॉम घर पर नहीं मिलती और वो बांध में जाकर देखते हैं कि उन्होंने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे वो एविल एंटिटी लोगों के वीकनेस को यूज करके उन्हें मैनिपुलेट करता है ताकि लोग अपनी जान खुद ले लें। इस इंसिडेंट के बाद लुइस और माइक ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते और हमें ये देखने को मिलता है कि सारे मेंबर्स एक दूसरे से कितना दूर दूर हैं। यहाँ हमें चार्ली नाम के एक नेबर के बारे में पता चलता है जो कि उस औरत के डेथ के बाद काफी अपसेट था क्योंकि उस जगह पे वो दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। अगले सीन में हम माइक और लुइस के पिता के नर्स को देखते हैं जो कि बताती है कि उनकी मॉम खुद से बातें करती रहती थी और कुछ विस्पर भी किया करती थी एंड उस समय ऐसा लगता है कि वो किसी से बातें कर रही हैं। अब अपने मॉम के जाने के बाद लुइस रात में अपने पिता की देखभाल करने का जिम्मा उठाती है और ऐसा वो शायद अपने गिल्ट के कारण कर रही थी क्योंकि उसे ये बात परेशान कर रही थी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाई थी, स्पेशली तब जब उन्हें उसकी ज़रूरत थी। लुइस अपने मॉम के रूम में जाती है जहां उसे एक वेडिंग गाउन मिलता है जो कि उन्होंने लुइस के लिए बनाया था और ये देखकर लुइस और दुखी हो जाती है। बाद में लुइस माइक से पूछने की कोशिश करती है कि उनकी मॉम किससे बात कर रही थी, पर माइक इस बात को सीरियसली नहीं लेता और हम फिर से देखते हैं कि दोनों भाई बहन कितने डिस्कनेक्टेड थे। अगले सीन में हम लुइस को शावर में देखते हैं जहाँ उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। लुइस को लगता है कि वो माइक है, पर वो वहां अपने पिता को देखती है जिनकी आंखें वाइट हो गई थी और वो वहां पी कर देते हैं। वो वायलेंटली कांपते हुए चिल्लाते हैं जिसके बाद लुइस डर के चिल्लाने लगती है।
आवाज सुनकर माइक वहां आता है, पर वहां उसे उसके डैड नहीं दिखते। लुइस देखती है कि उसके डैड अब बेड पर हैं, लेकिन उसे यकीन था कि जो उसने देखा था वो झूठ नहीं था। कुछ देर बाद वो इस बात को ये सोचकर इग्नोर कर देती है कि हो सकता है कि ये उसके माइंड का कोई ट्रिक हो। तो इसके बाद माइक ग्रोसरीज लेने के लिए निकलता है और उसे अपनी मॉम का जर्नल मिलता है। माइक और लुइस उस जर्नल को पढ़ते हैं जिसमें उनकी मॉम ने लिखा था कि कोई इविल शक्ति उनके हस्बैंड को मार रहा है और वो इसी कारण मदद भी मांग रही थी। नेक्स्ट हम माइक और लुइस को देखते हैं जो कि इन सब इन्फॉर्मेशन से सेंस निकालने की कोशिश करते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि कैसे पुलिस ने ये कहा था कि उनकी मॉम ने बान में टब का इस्तेमाल करके खुद को हैंग किया था, लेकिन वो टब तो लुइस ने मूव किया था और वो भी अगली सुबह, जिससे पहले वो टब यूज नहीं हुआ था। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी मॉम ने खुद को हैंग कैसे किया और वो दोनों उनकी डायरी पढ़ना कंटिन्यू करते हैं जिसमें उनकी मॉम ने लिखा था कि उन्हें उस इविल एंटिटी के वॉइसेस सुनाई देते हैं जो कि उन्हें मारना चाहता है। वो दोनों कोरोनर यानी कि एक मृत्यु समीक्षक के पास जाते हैं जो कि उन्हें कुछ क्रॉसेस देते हैं और कोरोनर को ये क्रॉसेस माइक और लुइस के मॉम के पॉकेट में मिले थे। माइक और लुइस ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उनकी मॉम ज्यादा रिलीजियस नहीं थी। रात को लुइस अपने डैड की देखभाल करती है और तभी उसके डैड कफ करने लगते हैं, जिसके बाद उनके मुंह से एक स्पाइडर निकलता है। लुइस उसे पकड़ने की कोशिश करती है और तभी माइक वहां ये देखने के लिए आता है कि सब ठीक तो है, लेकिन लुइस माइक को कुछ नहीं कहती। रात को जब माइक सो रहा होता है तो वो देखता है कि उसके रूम के लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रहे हैं, पर वहां कोई है ही नहीं। माइक विंडो के पास जाता है जहां उसे अपनी मॉम दिखाई देती है और वो स्माइल करके लेविटेट करने लगती हैं। माइक को उसके मॉम के चिल्लाने की आवाज आती है फ्रॉम इनसाइड द रूम और हम व्यूअर्स माइक के पीछे उसकी मॉम को देखते हैं, पर जब माइक लाइट्स को ऑन करता है तो वहां कोई नहीं था। खैर, अगली सुबह जब लुइस उठती है तो वो देखती है कि उसके फेस पर लिपस्टिक के मार्क्स हैं और बाद में उसे लिपस्टिक का ट्यूब उसके डैड के बेड पर मिलता है। नेक्स्ट लुइस को फोन की घंटी सुनाई देती है जिसमें एक रिकॉर्डिंग बताता है कि उनका नंबर काटा जा रहा है, पर फोन दोबारा रिंग होता है जिसे उठाने के बाद लुइस को उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि उसे वहां नहीं आना चाहिए था। इसी बीच जब माइक घर वापस आता है तब उसे घर के बाहर एक प्रीस्ट मिलता है जिसे कि माइक के बारे में और उसका नाम पहले से पता था। वो प्रीस्ट माइक और लुइस से बात करता है और वो कहता है कि वो उनकी मॉम से मिला करता था। दोनों भाई बहन सोचते हैं कि ये सारी अजीब बातें इस प्रीस्ट ने ही शायद उनकी मॉम के दिमाग में डाला होगा, क्योंकि उससे पहले वो रिलीजियस नहीं थी। माइक उस प्रीस्ट को वहां से जाने के लिए कहता है और वो प्रीस्ट एक वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। माइक अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि वो वापस आना चाहता है और इससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो ना तो अपने पिता ना ही लुइस की कोई फिक्र करता था। दूसरी तरफ लुइस बान में होती है और वो अपनी मॉम की डायरी पढ़ती है, पर तभी ग्लास टूटते हैं और आवाजें आती है। यहाँ लुइस देखती है कि कहीं ये माइक तो नहीं और हम भी उस एक शैडो को लुइस के पीछे देखते हैं जो ग्रो करता है। लुइस को लगने लगता है कि शायद ये सब हैलुसिनेशंस और ट्रिक्स नहीं हैं और माइक भी लुइस को बताता है कि उसने उनकी मॉम को देखा था। उस रात उन्हें वुल्फ के हाउल करने की आवाज के साथ साथ स्क्रैचिंग नॉइजेस भी सुनाई देती है। जब माइक और लुइस घर का डोर खोलते हैं तो उन्हें बाहर वो प्रीस्ट मिलता है और जब लुइस प्रीस्ट पर लाइट फ्लैश करती है तो वो देखते हैं कि उस प्रीस्ट की आईज वाइट थी। जी हाँ दोस्तों, वो प्रीस्ट असल में प्रीस्ट नहीं बल्कि वो इविल एंटिटी था जो कोई भी रूप बदल कर आ सकता था। वो एंटिटी ग्राउल करता है और तभी घर का फोन बजता है जिसके बाद वो गायब हो जाता है। माइक लुइस को फोन ना उठाने के लिए कहता है और वो फोन को काटने के बाद उसके लाइंस को डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि असल में ये कॉल उनके नेबर चार्ली ने किया था, पर क्योंकि चार्ली ने शायद माइक और लुइस की मदद करने की कोशिश की, इसीलिए वो इविल एंटिटी अब चार्ली को अटैक करने आ गया था। चार्ली को अपने घर में आवाजें सुनाई देती है और वो अपना गन लेकर दूसरे कमरे में जाता है जहां उसे लुइस दिखाई देती है। चार्ली को पता था कि ये असली लुइस नहीं है और असल में वो इविल एंटिटी था। वो एंटिटी लुइस के फॉर्म में खुद को नाइफ से स्लैश करता है और ठीक अगले सेकंड लुइस चार्ली के ईयर्स के पास विस्पर करने लगती है जिससे चार्ली ओवरवेल्म होकर खुद को गन से मार देता है। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कैसे वो इविल एंटिटी लोगों को ट्रिक और मैनिपुलेट करके उन्हें खुद की जान लेने के लिए मजबूर करता है। अगली सुबह माइक और लुइस घर के बाहर जाकर चेक करते हैं कि पिछली रात जो हुआ था वो रियल था या नहीं, यानी कि वहां सच में वो प्रीस्ट आया था या नहीं। इसके लिए वो घर के बाहर फुटप्रिंट्स चेक करते हैं, लेकिन उन्हें घर के बाहर कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिलता। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब अपने डैड को एक हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, पर उससे पहले उन्हें एक डॉक्टर का ओपिनियन लेना होगा।
लुइस उस प्रीस्ट और अपने मॉम के जान पहचान के बारे में कंफर्म करने के लिए उस प्रीस्ट के नंबर पे कॉल करती है, पर वो प्रीस्ट पूछता है कि उसे ये नंबर कहाँ से मिला। लुइस कहती है कि उसने खुद उसे ये नंबर दिया था, पर वो प्रीस्ट कहता है कि वो शिकागो के एक होटल में है और वो ना कभी लुइस की मॉम से मिला है और ना ही टेक्सास आया है। लेकिन दोस्तों इस कॉन्वर्सेशन से एक स्ट्रेंज कनेक्शन सामने आता है और वो ये कि उस प्रीस्ट की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम लुइस ही था और उसने अपनी जान ले ली थी। इतना ही नहीं, वो प्रीस्ट ये भी कहता है कि लुइस की आवाज़ ठीक उसकी बेटी की आवाज़ जैसी थी। खैर, माइक और लुइस एक डॉक्टर को फार्म में लाते हैं जो कि उनके डैड को वहां से ले जाने के लिए मना करता है क्योंकि उनके डैड उस जर्नी को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ उनके फादर की नर्स कहती है कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए प्यार की ज़रूरत है और जब तक वो प्यार है तब तक उनके फादर जिंदा रहेंगे। हमने पहले ही देखा था कि कैसे अकेलापन ने माइक और लुइस की मॉम को इतना अफेक्ट किया था और नर्स का ये कहना असल में उनके फैमिली डायनामिक्स की तरफ इशारा करता है। एनीवेज, इसी बीच किसी तरह बांध के एनिमल्स बांध से बाहर निकल जाते हैं और बाद में एक इंजर्ड गोट वापस आता है। माइक और लुइस बाद में डिस्कवर करते हैं कि उनके ढेर सारे एनिमल्स मरे पड़े हैं और ये वुल्व्स का किया नहीं हो सकता था। माइक अब वहां से बाहर निकलना चाहता है और एक दूसरे डॉक्टर को बुलाना चाहता है। लुइस कहती है कि उनकी मॉम ने बार बार कहा था कि उन्हें वहां नहीं आना चाहिए था। वो दोनों एक बॉनफायर बनाते हैं और सारे एनिमल के बॉडीज को जला देते हैं। वापस आकर माइक बांध में जाता है जहां उसे एक प्रेग्नेंट गोट मिलती है और माइक उसको बचाने का प्रॉमिस करता है। इन सब के बाद अब माइक इमोशनली थोड़ा ओपन होने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो वहां रहेगा और चीज़ों की देखभाल करेगा। इतना ही नहीं, वो लुइस को कहता है कि उसे डर लग रहा है और अब क्योंकि माइक थोड़ा वीक पड़ने लगा है तो वो ईविल एंटिटी इसका फ़ायदा उठाता है। बाद में बांध के अंदर माइक को आवाज़ें आती है और वो एक नाइफ लेकर उस ईविल पावर को वहां से जाने कहता है। तभी उसे अपने मॉम के प्रेयर सुनाई देते हैं और माइक उन्हें अपने सामने देखता है। वो माइक के पास आने लगती है जिससे माइक डर जाता है और असल में ये सब भी उस ईविल एंटिटी का किया धरा था। वो एंटिटी माइक के ईयर में विस्पर करने लगता है और माइक अपनी नाइफ से खुद को मारने ही वाला होता है, पर वो किसी तरह अपने विल पावर को यूज करके ऐसा करने से खुद को रोक लेता है। माइक अब पूरी तरह डर गया था और वो अपने रूम में नाइफ के साथ बैठा हुआ होता है। दूसरी तरफ लुइस जो अपने फादर के पास होती है उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और हम उस एंटिटी को उनके बेड में आते देखते हैं। लुइस को उस एंटिटी की आवाज़ आती है और वो डर जाती है, लेकिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके फादर बेड पर नहीं थे बल्कि वो सीलिंग पर थे। जी हाँ दोस्तों, वो लुइस को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और तभी लुइस की नींद टूटती है और वो रियलाइज़ करती है कि इट वॉज अ ड्रीम। लुइस अपने फादर का पल्स चेक करती है और फिर माइक को ढूंढती है, पर माइक वहां से जा चुका था। क्योंकि माइक ने लुइस को वहां अकेला छोड़ दिया तो लुइस इस बात से बहुत हर्ट होती है और वो भी अब अपनी मॉम की तरफ पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। लुइस को डोर पे एक नॉक सुनाई देता है और उसे घर के बाहर एक छोटी सी लड़की मिलती है जो खुद को चार्ली की ग्रैंड डॉटर बताती है। वो लड़की लुइस को चार्ली के डेथ के बारे में बताती है और फिर बाद में ये कहती है कि कैसे लुइस के पिता रॉट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी वो ईविल एंटिटी था जो कि फॉर्म बदलकर लुइस को डराने आया था, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। लुइस माइक को कॉल करती है बट कॉल वॉइस मेल में चला जाता है। तभी वहां उनकी नर्स आती है, पर लुइस डिस्ट्रैक्टेड होती है क्योंकि वो माइक को दोबारा कॉल कर रही थी। इस बार माइक फोन उठाता है और दोनों में बहस होती है क्योंकि माइक उसे वहां छोड़कर चला गया था। अगेन यहाँ हमें इस फैमिली के डिसकनेक्टेडनेस की झलक मिलती है और फाइनली माइक लुइस को वहां से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो नर्स ये सब सुन रही होती है और अचानक से अपने निटिंग नीडल से खुद को स्टैब करने लगती है, जिसके बाद वो लुइस को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो खुद को बड़ी बेरहमी से मार देती है। मीनवाइल माइक अपने घर पहुंचता है जहां उसे अपने फैमिली की डेड बॉडीज पड़ी मिलती है और ये देखकर वो खुद को नाइफ से मार देता है। मरने से पहले वो देखता है कि वहां कोई डेड बॉडीज नहीं है, बल्कि ये विजन उसे इस ईविल एंटिटी ने दिखाया था और तभी माइक के फैमिली मेंबर्स वहां आते हैं जो माइक को मरते हुए देखते हैं। इसी बीच लुइस को फार्म हाउस में होश आता है और वो अपने डैड से माफी मांगती है। लुइस घर से जाने की कोशिश करती है, पर वो उसके डैड के कफ करने की आवाज़ सुनकर घर के अंदर वापस आ जाती है। लुइस को माइक की और फिर ढेर सारी और आवाज़ें आती हैं और तभी उसके डैड जोर से कफ करने लगते हैं। लुइस कहती है कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी, पर उनकी सांसें रुक जाती है। लुइस को फिर अपने मॉम के प्रेयर सुनाई देते हैं और पीछे से वो ईविल एंटिटी जो कि लुइस के फादर के बॉडी में था वो लुइस को मार देता है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डार्क एंड द विकेट मूवी की कहानी और इस मूवी में हमने देखा कि कैसे वो ईविल एंटिटी लोगों के फियर्स और वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके उन्हें खुद की जान लेने के लिए मजबूर करता है।
वो एंटिटी किसी भी फॉर्म में आ सकता है और टाइम का तो पता नहीं पर स्पेस को जरूर बेंड कर सकता है। मूवी के एंड में लुइस का अपने डैड के लिए प्यार ही उसके और उसके डैड को इतने देर तक जिंदा रख पाया था, पर जब उस एंटिटी ने फाइनली लुइस के डैड को मार दिया तो लुइस एकदम अकेली पड़ गई थी और उसे मारना उस इविल एंटिटी के लिए इजी था। एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर वो एंटिटी बाकी सबको इतना जल्दी मार सकता था तो वो लुइस के फादर को इतना स्लोली क्यों मार रहा था? तो आई थिंक कि वो लुइस के फादर को यूज करके उनसे रिलेटेड सारे लोगों को मारकर उनके सोल्स कलेक्ट करना चाहता था, इसीलिए उस एंटिटी ने इतना वेट किया। इसके अलावा इस मूवी का मेजर थीम है फैमिली और उनके बीच के रिलेशंस। यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि कैसे अकेलापन और प्यार के बिना लोग कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे वो इविल एंटिटी उन्हें एक्सप्लॉइट करके मार पा रहा था। फाइनल सवाल ये है कि आखिर ये इविल एंटिटी कौन था? तो वेल, इसके बारे में हमें फिल्म में क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन हम इसे सैटन या फिर एक पोल्टरजाइस्ट मान सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एंटिटी चेयर्स वगैरह को मूव करता था, अपने रूप बदल लेता था टू ट्रिक पीपल, और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स सैटन के हैं। मोरओवर ये एंटिटी लोगों को विजन्स दिखाकर तड़पाता था एंड देन उन्हें मारता था ताकि वो इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर सके। इस एंटिटी के लिए लोगों को मारना काफ़ी आसान था, लेकिन वो उन्हें ट्रैप करके मारता था, और शायद ये भी वजह है कि इस एंटिटी ने लुइस के फादर को इतना स्लोली मारा ताकि उनकी हालत को देखकर उनके बच्चे तड़पे एंड देन फाइनली ये एंटिटी सबको मार डालेगा। जब माइक सब छोड़कर यहाँ से भागता है तो इस एंटिटी ने उसे एक विजन दिखाकर तुरंत ही मरवा दिया, विच प्रूव्स कि ये एंटिटी उन लोगों को तुरंत मार डालता है जो इसके पेन से भागने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद मुझे हेरेडिटरी फिल्म की काफ़ी याद आई, क्योंकि दोनों मूवीज़ की सेटअप काफ़ी सिमिलर सी थी। मैंने रेडिट पे जाकर इस फिल्म से रिलेटेड कुछ पोस्ट्स पढ़े जहां मुझे कुछ यूनिक बातें पता चली। अगर आपने गौर किया हो तो लुइस की मॉम को काफ़ी कुछ पता था, विच इंडिकेट्स कि मे बी लुइस के माँ बाप ने सैटन के साथ किसी तरह की डील की हो। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि ये एंटिटी एक इंसान को तभी मार पाता है जब वो कमरे में अकेला हो जाए, और यही वजह है कि उसने माइक को घर से दूर भेजा। ये सारी थियरीज एक बात की तरफ हिंट करती है कि ये एंटिटी शायद सैटन है, जो कि अपने तरीकों से ह्यूमंस को टॉर्चर करके उन्हें मार रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ थियरीज और ऑब्जर्वेशंस ऑन द मूवी द डार्क एंड द विकेड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।